डॉक्टर नसीम सर्राफ के इलाज से पिछले साल अपनी जान गंवा चुकी हैं। उनके 4 लाख रुपए एसीडी के नाम पर लिए गए, लेकिन वो कार्ड गलत दिशा में लगा दिया। उन्होंने कहा कि इनके आईसीडी मशीन पड़ेगी और आईसीडी मशीन जो है 4 लाख की आएगी, इससे कम नहीं आएगी। तो हमने सर हम बहुत गरीब आदमी, सिलाई काम करते, मशीन चलाते, हम कहाँ से लाएंगे। कहने लगे देखिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने दिया, कहने लगे ले आए पैसा। हमने कहा यहाँ से ले आए। कहने लगे अब हम मशीन मंगा रहे हैं, उसमें देखे उन्होंने गिने तो कहने लगे इसमें 25,000 रुपये कम है। तो हमने कहा सर आप ऑपरेशन कीजिए, फिर मतलब हम दे देंगे। कहने लगे नहीं ये पैसे इधर रखिए, पहले आप पैसा लेके आइए, उसके बाद में ऑपरेशन होगा। ये मामला अकेला नहीं है। सर्राफ की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पड़ताल में ये बात सामने आ रही है कि उसने तकरीबन 600 रोगियों को नकली पेसमेकर लगाया, जिनमें से कई की मौत हो चुकी है। लेकिन ज्यादातर मरीजों के परिजन अब तक शिकायत लेकर सामने नहीं आए हैं। इटावा से अरशद जमील की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और यही है आज सच की पड़ताल में चर्चा का मुद्दा। क्या इतना बड़ा गोरखधंधा एक अकेले डॉक्टर कर सकता है? फरवरी 2022 में एफआईआर कार्रवाई में इतना वक्त क्यों? तत्कालीन कुलपति कुलसचिव को कई चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सैकड़ों मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, क्यों सोता रहा यूनिवर्सिटी का प्रशासन? तो आज सच की पड़ताल में चर्चा एक डॉक्टर के गोरखधंधे की, किस तरह से उत्तर प्रदेश के इटावा के एक डॉक्टर ने नकली पेसमेकर्स लगाकर करोड़ों की कमाई की और कई लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी। और हमारे साथ 2 खास मेहमान, आरके सिंह वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, साथ ही कुछ ही पलों में जुड़ेंगे डॉक्टर नरेंद्र सैनी, पूर्व महासचिव आईएमए के। आरके सिंह साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूं, इतना बड़ा मामला, आपको लगता है कि एक अकेला डॉक्टर ये सब कर सकता है या फिर पूरा उसका तंत्र काम कर रहा होगा साथ में? हेलो जी, गुड इवनिंग सिकता जी। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, ये एक आदमी के बस का नहीं है। आपने बहुत लंबे वक्त तक सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करी है और आप लीगल चीजों से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। सर्टेनली किसी एक आदमी के बस का इतने बड़े स्कैम को अमली जामा पहनाना ये संभव बिल्कुल ही नहीं है। दिस डॉक्टर इज ओनली अ फ्रंट फेस ऑफ ए स्कैम विच हैज गॉट वेरी डीप रूट्स। अब अगर आप इसके क्रोनोलॉजी को देखेंगे तो ये 2019 से लगभग ये स्कैम चल रहा है। 2019 से 2023 के बीच में लगभग 4-1 सालों के बीच में दरमियान बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। उसमें एक डॉक्टर साहब आदेश का भी नाम आ रहा है, जो लगभग एक विसल ब्लोअर की तरह वो काम कर रहे थे। सो मच सो दैट वो इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गए और जाके वहां उन्होंने भी उस बात की इत्तला दी, क्योंकि उन्हें हैरेस किया जा रहा था। तो सर्टेनली किसी एक आदमी के बस का ये काम तो बिल्कुल ही नहीं है। और मैं बात आपको एक और बता देता हूं, मैं अपने अनुभव से इस बात को कह रहा हूं कि इतने बड़े स्कैम को जब तक राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा, प्रशासनिक संरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक ये संभव नहीं है। क्योंकि राजनीतिक और प्रशासनिक पहलू में ही बैठ के इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया जाता है और ये इतिहास गवाह है। मैं आपको अगर इसी सिलसिले में एक जिक्र करता हूं, वो मुकदमा मैंने खुद ही किया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का एक स्कैम हुआ था बिहार में 2012 में, जहां पे लगभग 30,000 महिलाओं का यूट्रस निकाल लिया था डॉक्टरों ने। आप उठा करके देख लें, आज 10-1 साल हो गया, वो कहां पहुंचा है? नॉट इवन अ सिंगल डॉक्टर हैज बीन अरेस्टेड। So much so that Patna High Court a year ago has to transfer the entire matter to CBI, and as of now I do not know.
जी बिल्कुल, इस तरह के मेडिको लीगल केसेस में जो मरीजों का इंसाफ है वो कहीं पीछे छूट जाता है। डॉक्टर नरेंद्र सैनी जो पूर्व महासचिव है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, वो हमारे साथ अब हैं। डॉक्टर सैनी, 600 मरीजों को नकली पेसमेकर लगाना और बचकर निकल जाना, आपको लगता है ये एक डॉक्टर की करतूत है या फिर एक बड़ी साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ? जो सवाल मैं डॉक्टर आर.के. सिंह साहब से पूछ रही थी। मैंने अभी आपकी बात सुनी और वकील साहब की बात भी सुनी जी। सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स, ये जो पेस मेकर है, ऐसी चीजें जो डॉक्टर्स नहीं बनाता, इसको मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होता है, ड्रग कंट्रोलर लाइसेंस देता है। बिना ड्रग कंट्रोलर के कोई भी पेस मेकर मार्केट में नहीं आ सकता। यदि आज मैं भी डॉक्टर हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे डॉक्टर्स, मतलब कुछ डॉक्टर्स होते होंगे, लेकिन यदि मैं आज पेस मेकर कोई लगाऊंगा, मुझे उसका पूरा रिकॉर्ड लीगली, लॉयर साहब मेरे पास बैठे हैं, वो जानते भी हैं, मुझे लीगली उसका पूरा रिकॉर्ड रखना होता है जी। तो वो रिकॉर्ड पूरा लाइसेंस वाला होता है, जिसमें कि ड्रग लाइसेंस उनको मिलता है पूरी जानकारी के बाद। मेरे पास कोई जानकारी नहीं होती एज ए डॉक्टर कि ये पेसमेकर ठीक है नहीं ठीक है। मेरे पास, मुझे ये मालूम है कि आई विल सी कि मुझे जिस तरीके का पेसमेकर चाहिए, क्या वो उस तरीके का पेसमेकर जो मुझे उसके अंदर देखना चाहिए तो वो है कि नहीं है। बट वेदर ये क्या नकली है कि नहीं नकली, मैं नहीं पहचान सकता हूं। मैं आज एज ए डॉक्टर कह रहा हूं, एज ए रिप्रेजेंटेटिव कह रहा हूं। ये ड्रग कंट्रोलर का काम होता है, उसका लाइसेंस मिलता है, उसके बाद ही मैं खरीद सकता हूं एज ए डॉक्टर, और या एज ए पेशेंट मैं उनको बोल सकता हूं कि ये वाला ले लीजिए। पर डॉक्टर सैनी, आप कह रहे हैं कि इसमें जो गलती है, जो एरर है, वो कहीं और है, लेकिन जब 2 लाख की फीस एक डॉक्टर ले रहा है एक मरीज से पेसमेकर लगाने के लिए, और जबकि उसकी कीमत जो पेसमेकर लगा है वो 80,000 से भी कम की है, ऐसे में जो सब स्टैंडर्ड पेसमेकर लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एक तरह से कई जिम्मेदारी किसकी बनती है अगर मरीज की जान चली जाती है इस तरह के सब स्टैंडर्ड लगाने से, इस तरह के पेसमेकर लगाने से? आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी। जो वर्ड सब स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं ना हम, वो मेरे हाथ में नहीं है एज ए डॉक्टर। ड्रग लाइसेंस वाला सब चीजों को देखकर रखता है और मरीज को बताया जाता है। जैसे आप कोई भी मेडिसिन लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, एक्स कंपनी एक पैसे की दवाई देती है और दूसरी कंपनी उसी दवाई को 4 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा होती है। ये सारी की सारी चीजें ड्रग लाइसेंस वाला रखता है कि ये कौन सी मेडिसिन को कितने रखना है, ये सब ड्रग लाइसेंस के हाथ में होता है। एज ए डॉक्टर मेरे हाथ में नहीं होता क्या है, और मैं सब स्टैंडर्ड किसी को नहीं कहूंगा कि ये ड्रग कंट्रोलर की जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर से सीधे सवाल करना इस वक्त आपको लगता है ठीक नहीं है, लेकिन जब पेसमेकर लगाने के बाद, चलिए हम मान लेते हैं उस डॉक्टर को ये जानकारी नहीं थी कि वो क्या नकली पेसमेकर लगा रहा है, सब स्टैंडर्ड पेसमेकर लगा रहा है, लेकिन जब 200 जानें चली जाती हैं उनके पेसमेकर लगाने के बाद, तो क्या ये जवाबदेही उस डॉक्टर की नहीं बनती है कि वो क्या कर रहे हैं उन मरीजों के साथ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके लिए हमारी ऐसे रिसर्च टीम या ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ऐसी चीजें होती हैं, और मैं समझता हूं कि इसकी तह में जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई अपनी इतनी बड़ी डिग्री इस बात पे दाव पे नहीं लगाएगा कि कोई वैसे ही करता जाए, क्योंकि जैसे जैसे हम ये लोग ऐसे वाले जो डिफिकल्ट ऑपरेशंस करते हैं, तो उसमें एक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होता है, उसकी रिपोर्टिंग भी हम करते हैं। अब इस बात की तह में जाना पड़ेगा कि क्या ऐसे जो भी लगे हैं, जिसको आप दिखा रहे हैं कि 200 से अधिक लगे, क्या ऐसे रिपोर्ट किए गए जिसको हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, क्योंकि ये हमारे भी ड्यूटी बनती है कि हम उसको फार्माकोविजिलेंस एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम रिपोर्ट करें। जी जी, तो साफ है, आपने एक डॉक्टर का पक्ष सुना आर.के. सिंह, साफ है कि जब ये मामला जाएगा या फिर जो 200 परिवार हैं जो इससे प्रभावित हैं, वो अगर इंसाफ मांगने अदालत जाएंगे तो कुछ इसी तरह के बहस में फंस जाएंगे कि आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है, सबूत क्या है, कहां से फेक पेसमेकर्स आए, सब स्टैंडर्ड पेसमेकर्स आए। तो एक तरह से जो मेडिको लीगल केस में जो लंबी कार्रवाई होती है, अदालती कार्रवाई, वो चलती रहेगी, लेकिन जो परिवार वाले हैं जिन्होंने अपनों को खोया है,
उनको इंसाफ नहीं मिलने वाला, ये साफ है। देखिए, परिवार वालों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर जब किसी केस में आता है तो उसको पूरा होता है कि मेरा मरीज ठीक होना चाहिए। वो बात की बात है कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे, लेकिन सबसे पहली बात है, यदि मैं एज ए प्रोफेशनल भी सोचूं तो मेरे को लोग पहचानेंगे जब मेरे द्वारा कोई भी चीज के द्वारा लोग ठीक होते हैं। तो सबसे पहला तो मेरा काम यही होगा ना कि मैं चीज को लगा रहा हूं, उससे लोग ठीक हो रहे हैं। तो हमारी एज ए डॉक्टर पूरी सहानुभूति उन परिवारों के साथ, और इस बात की मैं भी आपके साथ हूं कि इसकी डॉक्टर सैनी, ये सवाल मेरा आरके सिंह से था। डॉक्टर सैनी, मैं आरके सिंह जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे जानना चाहूंगी कि मेडिको लीगल केस में आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा जब एक डॉक्टर अपने बचाव के लिए इस तरह का पक्ष रखेगा अदालत में भी। देखिए सिकता, मैं बड़ी माजरत के साथ डॉक्टर साहब से एक बात कहना चाहूंगा, एंड विथ ऑल ड्यू कर्टसी टू हिम, मुझे लग रहा है कि डॉक्टर सैनी जो हैं कोड ऑफ ऑमरेटा में फंसे हुए हैं कि यू डू नॉट स्क्रैच माई बैक, आई विल नॉट स्क्रैच योर बैक। नाउ कमिंग टू द इशू, डॉक्टर सैनी बहुत तफसील से बातों को एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन इस सिलसिले में एक बात कहना भूल गए कि द फाइनल बक्स स्टॉप्स एट द डोर ऑफ द डॉक्टर। इस बात से ये कभी भी गुरेज नहीं कर सकते कि जो इक्विपमेंट ये लगा रहे हैं, इनको ये इस बात से तकसीद करेंगे कि हर इक्विपमेंट पे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होता है जिसको आप ट्रेस कर सकते हैं कि उसकी ओरिजिन कहां तक है, वो किसके पास गई है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसकी फंक्शनलिटी क्या है। तो अगर इस केस के मुतालिक हम बात करें तो ये बिल्कुल सर्टेन है, आईपीसी में हमारे पास सफिशिएंट सेक्शंस हैं इस केस को डील करने के लिए। लेकिन ये जो मेडिकल एक्सप्लेनेशंस हैं ना, जैसे हमारे यहाँ वकालत में कहा जाता है कि ट्रॉमा ऑफ ट्रायल, जी उसी तरीके से डॉक्टरी के पेशे में द ट्रॉमा ऑफ वर्ड्स, जो डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, वो कभी कभी कानून के तरफ बैठे हुए लोगों को भी कंफ्यूज करते हैं। तो इस टाइप के केसेस में एक और बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, डॉक्टर साहब हमसे इत्तेफाक रखेंगे, अगर ना भी रखे तब पर भी उनको रखना चाहिए। खत्म हो रहा है बहुत छोटे में जी। कोरोना के समय हम लोगों ने बहुत तफसील से देखा था कि डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशन की इनह्यूमन फेस को, और ये मसला उसी का एक्सटेंशन है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, I am very sorry to say I am not demeaning the, allow me to speak, डॉक्टर साहब। चलिए, आप कोरोना के इस पे प्राइम मिनिस्टर तक ने जी ने बोला, डॉक्टर सैनी let's not defend the institution। चलिए डॉक्टर सैनी, ये कह रहे हैं कि हमने, आरके सिंह साहब, जो बात हो रही थी कि मेडिको लीगल केस में इंसाफ मिलना